नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस, और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मुगल प्रशासन के विषय में। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी पूरी हो गई, दूसरी भी पूरी हो गई, तीसरी यूनिट में हमने बख्ती, सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध ये सभी कर लिया है। अभी अपने बात करने वाले हैं मुगल प्रशासन के विषय में। तो चलिएगा देखिए दोस्तों, कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें मुगल प्रशासन के विषय में जाननी आवश्यक है, जो ये हमसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो बात करें मुगल प्रशासन के विषय में, तो सबसे पहले हमें यहाँ बात करनी होगी मुगल राजत्व के सिद्धांत के विषय में। यानी मुगल राजत्व का सिद्धांत क्या था, शासन का सिद्धांत क्या था। तो ये एक तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित एक सिद्धांत था। इसमें एक शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा की गई थी। यानी मुगल प्रशासन वास्तव में क्या था, एक राजतंत्र ही था, एक शक्तिशाली राजतंत्र जिसमें राजा ही सब कुछ हुआ करता है, सारे अधिकार विशेषता उसी के पास में हुआ करती हैं। और जो भी मुगल शासक हुए उन्होंने खुद को पादशाह या खलीफा घोषित किया हुआ था। उन्होंने क्या घोषित किया हुआ था, स्वयं को खलीफा घोषित किया हुआ था, और वो स्वयं को खलीफा मानते थे। बाबर स्वयं को खाकान कहा करता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बाबर स्वयं को क्या कहा करता था, खाकान कहा करता था। अकबर ने जो पहले से चली हुई आ रही थी अमीर वर्ग की जो एक परंपरा थी, उसके स्थान पर जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। तो जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है दोस्तों, वो अकबर को जाता है। अकबर ने काफ़ी प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए थे दोस्तों। या फिर हम यूँ कहें कि जैसे सबसे पहले बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, ये जो भी शासक आए थे तो उनमें स्टार्टिंग में तो देखिएगा सत्ता को प्राप्त करना था, इतना बड़ा क्षेत्र पे अधिकार नहीं था, कुछ भी स्थायित्व नहीं था, युद्ध होते रहते थे, इसलिए ज़्यादा सुधार नहीं हो पाए। लेकिन अकबर का काल आते आते बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका था और एक स्टेबिलिटी आ चुकी थी। जब शासन स्थायी रहेगा, उसमें एक संतुलन रहेगा, तभी तो कोई विकास के कार्य किए जा सकते थे। तो आप देखते हैं कला के अंदर, संस्कृति के अंदर, धर्म के अंदर, व्यवस्था के अंदर जितने कार्य अकबर के काल में हुए आगे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसी रूप में हम देखें तो जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय इन्हीं के पास में आता है। अकबर के राजत्व को के सिद्धांत की बात करें तो पीछे भी हमने बात की थी मुगल राजपूत संबंध में कि अकबर की जो नीति थी, जो राजत्व का सिद्धांत था, वो सुलह कुल के ऊपर आधारित था। साथ ही अकबर के समय राजत्व का भारतीयकरण भी हुआ। यानी वो वहाँ पर जो राजत्व चल रहा था, मंगोल साइड में जो चल रहा था उनका, वहाँ तो क्या था कि सिर्फ मुसलमान ही हुआ करते थे, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, तो उनको साथ लेके चलना था। यानी भारतीय परंपरा के हिसाब से उसने अपना राजत्व का सिद्धांत बनाया और अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल की नीति को बनाए रखा, शाहजहाँ ने भी सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया और खुद को ईश्वर की प्रस्थाई तक घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब जो था वो इसके विपरीत हुआ, उसने सारी स्थितियों को पलट दिया। क्योंकि औरंगजेब का जो उद्देश्य था वो था दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम बनाना। यानी यहाँ जो भारत हमारा मूर्ति पूजकों का देश माना जाता था, उसे इस्लाम का देश बनाना उसका उद्देश्य था। इसलिए उसने अपना प्रशासन भी उसी हिसाब से किया था दोस्तों। अब हम देखें केंद्रीय प्रशासन उनका किस तरह का होता था। तो मुगल सम्राट जहाँ साम्राज्य का प्रमुख था, वहीं वहाँ सेना, न्याय, इन सभी का प्रधान हुआ करता था। साथ ही इस्लाम का रक्षक है, मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता भी हुआ करता था। तो अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के अंदर, मुगल सम्राट का जो पद था बहुत इम्पोर्टेंट था। पूरी की पूरी सेना उसी के पास में होती थी, पूरी न्याय व्यवस्था का वो मालिक है, और इस्लाम का रक्षक भी कहा गया, यानी इस्लाम धर्म का रक्षक भी, और मुस्लिम जो जनता है उसका आध्यात्मिक नेता भी यही हुआ करता था। अगर मुस्लिम जनता अपना आध्यात्मिक नेता मानती थी तो किसको मानती थी, जो मुगल सम्राट हुआ करता था उसी को मानती थी दोस्तों। प्रशासन में सहायता के लिए मंत्री हुआ करते थे और प्रत्येक मंत्री का अपना एक कार्यालय हुआ करता था। जैसा आजकल होता है ना, एक मंत्री होता है, जैसे ऊर्जा मंत्री है, उसका एक अलग कार्यालय होता है, इसी प्रकार से यहाँ भी प्रशासन में सहायता के लिए मंत्री हुआ करते थे और हर मंत्री का अपना एक कार्यालय हुआ करता था। अब हम देखें कौन कौन से मुख्य विभाग थे और कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहला आता था वकील या फिर प्रधानमंत्री। इसे वजीर आला या वकील मुतलक भी कहा जाता था।
अब इस वकील या प्रधानमंत्री का कार्य होता था सलाह देना, किसको? सम्राट को। ये सम्राट को सलाह देने का कार्य करता था। लेकिन साथ ही साथ जो भी हमने बात की थी कि विभिन्न प्रकार के विभाग हुआ करते थे, उन विभागों का निरीक्षण भी यही करता था। और एक प्रकार से सारे राजस्व और वित्तीय मामलों का इसके पास में एकाधिकार हुआ करता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सम्राट का सेक्रेटरी ही हुआ करता था, जो न केवल सम्राट को सलाह देता था बल्कि उसके जो विभाग हुआ करते थे, प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे, उन सब का निरीक्षण, उनका संचालन करने का कार्य करता था। इसके अलावा जो भी टैक्स संबंधी मामले होते थे, वित्तीय मामले होते थे, उन सब का एकाधिकार भी वकील के पास में हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं वकील या प्रधानमंत्री बहुत ही अहम पद हुआ करता था। फिर हम बात करें दीवाने कुल की, तो अकबर जब आया तो उसने वकील के पद को समाप्त कर दिया। ये जो वकील का पद था उसको समाप्त कर दिया और किसकी स्थापना की? दीवाने कुल की। यानी वकील के स्थान पर ही अकबर के समय में कौन आ गया? दीवाने कुल आ गया। और उसकी सहायता के लिए दीवाने खालसा और दीवाने तन और मुस्तफ़ी हुआ करते थे। इस तरह समझिएगा, पहले हुआ करता था वकील अकबर से पहले, और वकील ही जो था सम्राट को सलाह देता था, सारे विभागों को संभालता था, वित्तीय राजस्व मामले इसके पास में होते थे। जब अकबर आया तो उसने इस पद को समाप्त कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया किससे? दीवाने कुल से। इसके स्थान पे अब कौन आ गया? दीवाने कुल आ गया। तो दीवाने कुल की सहायता के लिए इसके पास में तीन लोग हुआ करते थे। एक तो दीवाने खालसा, एक दीवाने तन और एक हुआ करता था मुस्तफ़ी। ये इन सभी से मिलकर के ये जो है अपने प्रशासन का संचालन किया करता था। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, एक और अहम पद है मीर बख्शी, या फिर हम इसको सेनापति कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पूरे सैनिक विभाग का ये मुखिया हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में सैनिक विभाग का मुखिया कौन होता था, वो सेनापति या फिर अपने मीर बख्शी, यानी जैसे राजपूतों में सेनापति हुआ करता था, यहाँ मीर बख्शी हुआ करता था। फिर एक है मीर समान। मीर समान कौन है? बादशाह के जो घरेलू और व्यक्तिगत मामले हैं उनका प्रधान। यानी आप ये मानिएगा जो बादशाह होता था ना, उसके घर के मामलों को सुलझाने के लिए भी उसने एक मंत्री रखा हुआ करता, और उस मंत्री का नाम हुआ करता था मीर समान। फिर देखिएगा सद्र उस सूद, ये कौन हुआ करता था? दान संपत्ति का मालिक। जो भी संपत्ति दान संपत्ति हुआ करती थी उसका निर्णायक होता था, निरीक्षक होता था। सम्राट का धार्मिक सलाहकार यही हुआ करता था। छात्रवृत्तियाँ जो अब भी मिलती हैं उनका निर्धारक होता था। शिक्षण व्यवस्था को, भूमि दान, दान पुण्य की व्यवस्था का ये कार्य किया करता था। तो सद्र उस सूद कौन हुआ करता था? पहले देखिए मीर बख्शी कौन है? सेना का मुखिया। ये एक प्रकार से सद्र उस सूद जो है वो दान या संपत्ति का निर्णायक हो गया, उसका निरीक्षक हो गया, सम्राट का धार्मिक सलाहकार हो गया, छात्रवृत्तियों का निर्धारक हो गया, शिक्षण व्यवस्था को भूमि दान देने, दान पुण्य की व्यवस्था करने का ये कार्य किया करता था। फिर हम कहें काजी। काजी शब्द का अर्थ आप न्यायाधिकारी से ले सकते हो। जब कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी न्यायपति भी कुछ नहीं कर सकता, तो काजी शब्द से आप समझ सकते हैं। काजी उल कुजात कौन होता था? प्रधान काजी। और न्याय विभाग जो हुआ करता था उसका मुखिया। वैसे सारे न्याय किसके पास में होता था? अंतिम जो अधिकार थे वो राजा के पास में थे, बादशाह के पास में थे। लेकिन अगर विभाग की बात करें तो जो न्याय विभाग था उसका जो प्रधान है या मंत्री है वो काजी उल कुजात हुआ करता था। मीर ए आतिरा। आतिरा, आतिश कर लीजिएगा इसको। आतिश मतलब तोप खाना। ये किसका होता था? ये तोप खाने का अधीक्षक हुआ करता था। मुहतसिब। मुहतसिब देखिएगा, मुस्लिम जो कानून है शरीयत, उनके विरुद्ध अगर कोई भी कार्य करता था तो उनको रोकना और प्रजा का जो नैतिक स्तर है उसको ऊपर उठाना। तो मुहतसिब का क्या कार्य हुआ करता था समझिएगा। मुहतसिब वो मंत्री हुआ करता था, यदि कोई व्यक्ति शरीयत के विरुद्ध कार्य करता था तो उसको रोकता था, और प्रजा का जो नैतिक स्तर है डाउन हो जाता तो उसको ऊपर उठाने का कार्य करता था। दरोगाए डाक चौकी कौन था? तो गुप्तचर और डाक विभाग का जो मुखिया हुआ करता था वही दरोगाए डाक चौकी हुआ करता था। दीवाने तन की बात करें तो सेना को वेतन देना, युद्ध के अलावा जो सेना को वेतन देने का कार्य था वो दीवाने तन के पास में हुआ करता था। वाकिया नवीस। वाकिया वैसे भी हम देखिए घटना को बोलते हैं, तो घटना को लिखने वाला यानी समाचार लेखक हुआ करता था, वो कहलाता था वाकिया नवीस। फिर है देखिएगा वतीकची। वतीकची कौन है? वतीकची वो व्यक्ति है जो दरबार की घटनाओं को लिखता था। किसको लिखता था? दरबार की घटनाओं को। साथ ही साथ वो प्रांतों की भूमि
और लगान संबंधी कागजात भी तैयार किया करता था। अब देखिएगा दोस्तों, वती कच्ची कौन है? वती कच्ची वो व्यक्ति है, वो मंत्री है जो दरबार की घटनाओं को लिखता है, साथ ही साथ प्रांतों की भूमि और लगान संबंधी कागजातों को तैयार करता है। मुंशरिफ कौन होता था? ये अकाउंटेंट हुआ करता था उस समय का, एक तरह से प्रमुख लेखाधिकारी होता था। अकाउंटेंट क्या करता है? जो राज्य की आय होती है उसका लेखा जोखा करता है दोस्तों। मुस्तौफी अभी हमने बात भी की थी। तो मुस्तौफी कौन होता है? मुशरिफ। इस मुंशरिफ के अलावा जो आय व्यय के लेखे की जांच करता है, यानी आप इसे ऑडिटर कह सकते हैं, जो ऑडिट करने का कार्य करता था। दरोगा टकसाल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सिक्के छपते हैं, जहाँ पर मुद्रा छपती है। तो दरोगा टकसाल राजकीय टकसाल का जो नियंत्रण है और संचालन करने का कार्य किया करता था। मीरे बर मतलब वन विभाग का ये मुखिया हुआ करता था, मीरे बहर शब्द से आप ले सकते हैं नाविक। कौन सा विभाग? नाविक विभाग। और बंदरगाह जो हुआ करते थे उनका प्रमुख हुआ करता था मीरे बहर। अब अपने मुग़ल साम्राज्य को बांटना चाहें तो सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य के अंदर आता है सूबा, सूबे के नीचे फिर जिला, जिसे अपने सरकार भी कह सकते हैं, सरकार के नीचे परगना, और परगना के नीचे हुआ करते थे गांव। एक तरह से जैसे आज होता है ना, राष्ट्र हो गया, ये स्टेट हो गया, और स्टेट में ज़िले होते हैं, ज़िले में तहसीलें होती हैं, और तहसीलों में गांव होते हैं। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, बंटवारा जो किया गया था प्रशासनिक दृष्टि से। प्रांतीय व्यवस्था, यहाँ सबसे पहले ऊपर वाली व्यवस्था की बात करें तो प्रांतीय व्यवस्था में देखिएगा, मानक प्रांतीय प्रशासन जो आया था उसका श्रेय अकबर को ही जाता है। यानी एक प्रकार से प्रशासन मानकीकृत प्रांतीय प्रशासन इसके समय में आया। 1580 में मुग़ल साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। यही अभी हमने बात की थी, सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य जो था पूरा साम्राज्य सूबों में बंटा हुआ करता था। इन सूबों के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे सूबेदार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय सद्र और कोतवाल हुआ करते थे। प्रांतों के अंतर्गत है ये। अकबर के काल में सूबों की संख्या थी 12। अकबर की बात करें तो 12 थे। अकबर के अंतिम समय में ये 15 हो गए, जहांगीर के समय में 17 हो गए, शाहजहाँ के समय 18, और औरंगजेब के समय उनकी संख्या हुआ करती थी 20 सूबे हुआ करते थे, यानी 20 स्टेट हुआ करते थे। अब हम सूबेदार की बात करें तो सूबेदार होता था प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी। हमने कहा ना साम्राज्य किस में बंटा था? सूबों में। ये अभी अपने बात करें, और सूबों की संख्या हुआ करती थी 20। तो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसे प्रांत के संपूर्ण सैनिक असैनिक अधिकार प्राप्त थे। यानी सूबेदार सैनिकीय और असैनिक अधिकार सारे के सारे इसके पास में ही थे। इसे सूबेदार नाजिम या सिपह सालार के नाम से जाना जाता था। इसे सूबेदार नाजिम या सिपह सालार के नाम से जाना जाता था। एक होता था प्रांतीय दीवान। प्रांतीय दीवान कौन है? ये प्रांत में सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। इसका कार्य आय व्यय का लेखा जोखा हुआ करता था। प्रांतीय दीवान आय व्यय के लेखा जोखा करने में सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, और टैक्स यानी राजस्व से संबंधित कोई मुकदमे होते थे तो वो इसी के पास में आते थे, वही संभालता था। देखो, सर्वोच्च अधिकारी तो कौन हो गया? प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी तो सूबेदार हो गया, सबसे ऊपर सूबेदार हो गया। फिर उसके अंदर कुछ और आते थे। इनमें से एक हमारा प्रांतीय दीवान भी है। दीवान जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। दीवान वैसे भी आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला होता है। प्रांतीय कोतवाल आप पुलिस से संबंधित ले सकते हैं, जो सुरक्षा और पुलिस विभाग को संभालता था। प्रांतीय बख्शी सेना का अधिकारी होता था, जैसे मीर बख्शी होता था, प्रांतीय बख्शी होता था। प्रांतीय काजी जो था वो न्याय व्यवस्था को संभालता था। जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रांत जो थे, हमने सबसे पहले देखा मुग़ल साम्राज्य सूबों या प्रांतों में बंटा। प्रांत को बांटा गया था जिलों में, जिले को सरकार भी कहते थे। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता था प्रमुख अधिकारियों में, सैनिक प्रमुख होता था फौजदार, और अमाल गुजार अर्थ विभाग हुआ करते थे। अमाल गुजार को करोड़ी भी कहा करते थे। ये जो अमाल गुजार है अर्थ विभाग का प्रधान था, यह बली कच्ची और खजानदार के माध्यम से काम करता था। बली कच्ची कौन होता था? लिपिक होता था, और खजानदार हुआ करता था खजांची। अमाल गुजार अर्थ विभाग का प्रमुख रह गया दोस्तों। परगने के प्रशासन की बात करें, जिले के नीचे परगने हैं, यानी सरकार के नीचे परगने थे, और सरकार कई परगनों में बंटी हुई थी। यानी हम कहें साम्राज्य के अंदर आए सूबे, कई सूबे हैं,
और सूबों के अंदर आया परगना। सूबे के नीचे आई जिला या सरकार, और जिले के नीचे आए थे परगने, और फिर उनके नीचे आए थे ग्राम। तो सरकार कई परगनों में बंटा हुआ करता था। शिकदार जो था, इस परगने का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था शिकदार। इसके कार्य जो होते थे वो फौजदार के समान ही हुआ करते थे। फौजदार, यहाँ जिले के अंदर जैसे फौजदार होता है, सैनिक प्रमुख होता है, वैसे ही ये भी सैनिक प्रमुख हुआ करता था शिकदार। परगने का दूसरा अधिकारी आमिल हुआ करता था। आमिल देखो यहाँ अमाल गुजार है, अर्थ विभाग का प्रमुख है जिले के अंदर, वहीं परगने के अंदर जो है अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन रह गया? आमिल रह गया। ये परगने का अर्थ मंत्री हुआ करता था। इनके अलावा कानूनगो था, पटवारी था, ये मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। जैसे आज होते हैं वैसे ही हुआ करते थे। गांव के अंदर बात करें तो सबसे छोटी इकाई है। गांव का प्रशासक मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार देखा करते थे। सबसे बड़ा मुकद्दम, फिर पटवारी राजस्व के लिए, चौकीदार सुरक्षा के लिए, इस प्रकार से हुआ करते थे। ग्राम का प्रधान को खुद मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। ये एक पोस्ट हुआ करती थी गांव के प्रधान की। फिर हम बात करें मुगल सेना की, तो मुगल सेना दशमलव पद्धति पर आधारित हुआ करती थी। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, भारतीय, मुसलमान, मराठा सब शामिल थे। यानी इतनी बड़ा सेना थी, उसमें सभी जाति के लोग थे। मुगल सेना में अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक दो प्रकार के सैनिक होते थे। कभी पूछे तो एक अहली है और एक दाखिली है। घुड़सवारों की अगर हम बात करें, घुड़सवार दो प्रकार के हुआ करते थे, बरगीर और सिलेदार। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बरगीर कौन से? ऐसे घुड़सवार जिन्हें अस्त्र शस्त्र घोड़े राज्य की ओर से मिलते थे। सिलेदार ऐसे हुआ करते थे घुड़सवार जो अपने शस्त्र और अपने घोड़े स्वयं खरीद करके यहाँ लगा देते थे। पैदल सेना दो भागों में बंटे हुए थे, एक बंदूकची और एक शमशीरबाज। हाथी सेना की बात करें, हाथी सेना इनके पास में थी। नौसेना भी थी इनके पास में। अबिसिनिया और जंजीरा की सिद्धियों को ये जो डिपार्टमेंट है वो दे रखा था। फिर एक इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है मनसबदारी व्यवस्था, उसको देख लेते हैं। अकबर ने अपने शासन के 40वें-41वें साल में इसको शुरू किया था। इस व्यवस्था के माध्यम से उसने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी, सैन्य अधिकारी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया। मनसब का अर्थ क्या होता है? तो मनसब का अर्थ होता है पद या ओहदा। प्रारंभ खलीफा और अब्बा सईद के द्वारा इसे किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए मनसब व्यवस्था का प्रारंभ खलीफा अब्बा सईद के द्वारा हुआ था। मुगलों में अकबर के द्वारा इसे शुरू किया गया। ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित हुआ करता था। अकबर ने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई ना कोई मनसब अवश्य दे रखा था। जैसे आपने पढ़ा होगा, मान सिंह को 5000 का मनसब, किसी को 2000 का, 7000 का। मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति का शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान या वेतन का ज्ञान होता था। यानी एक प्रकार से पोस्ट होती थी, जैसे अपने कहते हैं ना L11, L12, ये जो ग्रेड हैं इस प्रकार की। तो दरबार में भी उसका वही स्थान होता था। जैसे 5000 वाला आगे खड़ेगा, 3000 वाला उसके पीछे, 4000 वाला उसके पीछे, इस प्रकार से आगे पीछे खड़े हुआ करते थे। और एक प्रकार से पोस्ट बताती थी कि आपको क्या मिल रहा है, आपकी औकात क्या है। प्रत्येक मनसबदार का रैंक जो है वो 2 अंकों का हुआ करता था। प्रथम अंक होता था जात का और दूसरा अंक होता था सवार का। 2 अंकों का प्रत्येक मनसबदार का जो रैंक, उनके रैंक निर्धारित थे। 2 रैंक हुआ करती थी, 2 अंकों की। पहले अंक से तो हमें जात रैंक का पता चलता था, दूसरे अंक से हमें सवार रैंक का बोध होता था। जात शब्द व्यक्ति के वेतन और पद के अनुक्रम में स्थिति तय करता था, और पद के अनुक्रम में उसकी स्थिति तय होती थी, जबकि सवार घुड़सवार दस्ते की संख्या हुआ करती थी। सवार का मतलब क्या है? सवार रैंक है ना, सवार का मतलब घुड़सवार में कितने घुड़सवार हैं, जो अपना घुड़सवार दस्ता है उसके बारे में बताता था। पहला अंक जात जो था उसके पद की, वेतन की जो है व्याख्या करता था। मनसबदारों के भी विभिन्न श्रेणियां थी। जिसके पास में 10 से 500 जात होती थी वो मनसबदार कहलाता था। 500 से 2500 तक जात होती थी वो अमीरों की श्रेणी में आता था। 2500 से अधिक जात किसी के पास में होती तो वो अमीर उल उम या फिर अमीर ए आजम कहलाता था। सवार श्रेणी के आधार पर 5000 और उसके नीचे के मनसबदार, यानी जिसके पास में 5000 उससे कम नीचे के मनसबदार हैं, तो वो 3 श्रेणियों में बांटे गए थे। प्रथम सवार रैंक और जात रैंक। यानी प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड कौन होता था? जिसकी सवार रैंक और जात रैंक बराबर है। ये 1 है तो ये भी 1 है, इस प्रकार से। द्वितीय रैंक सवार रैंक जो है जात रैंक से आधी। सवार 1/2 और जात कितना हो गया? 1। इस प्रकार से हुआ करते थे। अनुपात है ये। तृतीय में बात करें तो ये आधे से कम है, 1/2 से भी कम है।
यानी ये 2 हैं तो ये 1 से कम है। आरंभ में 5000 से ज़्यादा के जो मनसब है वो केवल राजकुमारों के लिए होते थे। बाद में अकबर ने राजा मान सिंह को, मिर्ज़ा अजीज़ कोका को 7000 तक का मनसब दे दिया था। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो मनसबदारी का पद था वो योग्यता के अनुसार मिलता था, आनुवंशिक नहीं था। आनुवंशिक मतलब बेटे को नहीं मिलता था। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, बहुत सारे आए। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा चलाई थी। किसने चलाई थी? 2 अस्पा और सिंह अस्पा क्या है? मनसबदारी की प्रथा जहांगीर ने चलाई। 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद से दुगने रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में यानी पद जो है ना उससे दुगने सवार होने चाहिए था। अगर पद 1 है, सवार पद 1 है तो दुगने सवार, यानी सवार जो है ना वो पद से दुगने होते थे। जितने का पद है ना उससे 2 गुने होते थे। सिंह अस्पा में सवार जो हैं वो पद से 3 गुने होते थे, ये याद रखना है। पद से 2 गुने और पद से 3 गुने। 2 माने 2 गुना, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सिंह अस्पा में 3 गुने होते थे। इजारेदारी जो व्यवस्था है एक प्रकार से जागीर भूमि के लिए ये शब्द काम आता है, इसी के समय शुरू हुई। जागीरदारी व्यवस्था मनसबदारी प्रथा से ही संबंधित थी। बड़े मनसबदार को वेतन जागीर के रूप में मिलता था, यानी कोई बड़ा मनसबदार होता, जैसे 5000 10,000 है तो उसको जागीर मिल जाते थे, और जागीर से जो आय मिलती थी वही मनसबदारी की आय हुआ करती थी। मनसबदारी जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से केंद्रीयकरण का एक अभिकरण हुआ करता था, यानी जो केंद्रीकृत व्यवस्था है वो हुआ करती थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पूरे जो मुग़ल प्रशासन था उसको हमने देख लिया है, सारी बातें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सब सही में अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्यों ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।